ओके सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज रेजोनेंस, व्हाट आर द मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे विद द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, दैट इज द SIR इफेक्ट। देखो रेजोनेंस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी है कि सारे के सारे प्लेनर होने चाहिए, जो एटम सेम प्लेन में, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये तीनों में अगर रेजोनेंस करनी है तो तीनों के पास एक तो p ऑर्बिटल होना चाहिए और तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, तभी वो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर पाएंगे। क्लियर। मान लो ये जो कार्बन है ये थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, ठीक है, जो भी रीजन रहे हो, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो इनके बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो यहां पर रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। ओके, दिस इज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, कि स्टेरिक फैक्टर की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पा रही है। तो इन केस ऑफ अ 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की, जैसे यहां पर बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये इजीली यहां पे बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन करेगा। ठीक है, पर अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई बड़ा ग्रुप लगा है, जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ लगा हो, एक तरफ भी लगा हो और बड़ा ग्रुप लगा हो, तो उससे क्या होगा, जैसे यहां पर ये केस है, तो एनिलीन में दोनों ऑर्थो पोजीशन पे टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये ग्रुप इतना बड़ा है कि इसकी साइज की वजह से ये NH2 ग्रुप और ये दो ग्रुप सेम प्लेन में नहीं रह सकते। ठीक है, क्योंकि तीनों सेम प्लेन में होंगे तो आपस में बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे, तो इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये NH2 ग्रुप और ये ग्रुप भी थोड़ा सा प्लेनैरिटी से बाहर चले जाएंगे। ओके, अब ये NH2 ग्रुप क्या हो गया, इट गोज आउट ऑफ प्लेन, तो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस द NH2 ग्रुप विल बी नो लॉन्गर इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन और NH2 के बीच में अब रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो द ग्रुप गोज आउट ऑफ द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग। ड्यू टू दिस जो कॉन्जुगेशन बिटवीन द बेंजीन रिंग एंड द ग्रुप इज प्रिवेंटेड, या तो बिल्कुल नहीं होगी और इट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, कम होगी। तो दिस इज द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अब इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट एक तो ये पड़ेगा, यहां वाले पहले वाले केस में जब आपके पास रेजोनेंस हो रही थी तो ये बन जाएगा NH2 डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां आएगा नेगेटिव, डबल बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कॉन्जुगेशन से एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, पर यहां वो कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है, तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, जबकि यहां वाले बॉन्ड के पास एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, जिससे ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, लेट अस से इसकी बॉन्ड लेंथ को x ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं y, तो y विल बी ग्रेटर देन x, क्योंकि y के पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, पर x वाले के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी और बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग भी हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, क्लियर। तो ये इफेक्ट पड़ता है, तो बॉन्ड लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, बेसिसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर दिस इज अवेलेबल, तो दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन एंड इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। ठीक है, अवेलेबल फॉर शेयरिंग। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक हुआ क्योंकि इसका लोन पेयर अवेलेबल है, तो बेस का काम क्या होता है, लोन पेयर देना, तो लोन पेयर अवेलेबल होना चाहिए, तो दिस इज मोर बेसिक देन एनिलीन, क्योंकि एनिलीन के केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है पर वो कॉन्जुगेशन में तो उतना अवेलेबल नहीं है, तो एनिलीन इज लेस बेसिक, दिस इज मोर बेसिक। ठीक है, तो स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सारे फैक्टर्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। ओके, नाउ जस्ट नोट इट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट,
क्वेश्चन, राइट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 कैसा है, बहुत स्ट्रांगली विड्रॉइंग है, -m है और सबसे स्ट्रांग -m है। ठीक है, फ्लोरीन है तो +m पर इंडक्टिव से खींचता है, और हेलोजेंस आर वीकली विड्रॉइंग, वीकली, ज्यादा स्ट्रांगली वीकली। ठीक है, तो ये एक्चुअली है +m और -i, पर ओवरऑल इफेक्ट इसका विड्रॉइंग है। CHO इज अ स्ट्रॉन्ग -m और साथ में -i भी है। NH2 +m है और -i है, पर इसका +m स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन का -i स्ट्रॉन्ग है। OCH3 +m -i पर +m स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में होगी, जो डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग है। NH2 और OCH3 में ज्यादा अच्छा डोनेटिंग कौन है, NH2। तो D में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर उसके बाद आएगी E में, उसके बाद B में थोड़ा सा विड्रॉ करेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो B में कम हुई। C वाले में थोड़ा और विड्रॉ कर रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग -m है, और A में तो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली विड्रॉ कर रहा है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी A में। तो बेस्ड ऑन द मेसोमेरिक इफेक्ट हम ये बता सकते हैं कि किस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और कहां पे कम हो रही है। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा, किस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां अटैक करता है, जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, तो सबसे जल्दी अटैक किस पे होना चाहिए, डी पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हमें यह आइडिया लगता है कि कौन सा बेंजीन रिंग सबसे पहले अटैक होगा जिस पे। ठीक है, और मान लो अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, तो न्यूक्लियोफाइल तो वहां अटैक करेगा जहां नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव ज्यादा है। तो पॉजिटिव कहां सबसे ज्यादा होगा, ए पे, क्योंकि सबसे ज्यादा विड्रॉ हो रहा है इससे, तो न्यूक्लियोफाइल ए पे अटैक करेगा। ओके, अब नेक्स्ट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज वेरी मच सिमिलर टू रेजोनेंस। डिफरेंस क्या है, रेजोनेंस में हम सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी मूव करते हैं। तो इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद पी ऑर्बिटल। तो एक आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगेगा और एक लगेगा पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एट sp3 कार्बन। ठीक है, तो मतलब आपका अल्फा का मतलब हुआ कि बगल वाला कार्बन है वो sp3 होना चाहिए और उसके ऊपर H लगे होने चाहिए। ठीक है, अब देखो बोला कि विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, तो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में भी होगी। मतलब ये जो कार्बन है इसका अल्फा कार्बन देखो वो sp3 हो और उसके ऊपर H हो, या कार्बोकेटायन है तो उसका अल्फा वाला कार्बन और उस पर H होना चाहिए, या फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो इन तीनों पे हो सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल तीनों में प्रेजेंट होती है, प्रोवाइडेड देयर आर अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल। तो कैसे करना है इसको, देखो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये एल्कीन है, दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, चाहे ये वाला कार्बन हो चाहे ये वाला हो। तो अब इस वाले कार्बन के लेफ्ट में ये कार्बन जो है ये अल्फा है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और ये sp3 भी है, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यस इट कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इस एल्कीन को ले लो, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, तो दोनों तरफ है, तो 3 यहां 3 यहां, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में कितनी होंगी, ट्राई टू गेस। लेफ्ट वाला जो अल्फा है इस पे H कोई भी नहीं है, तीनों CH3 है, तो इस वाले पे 0 है, राइट वाले पे 3 है, तो इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। अब ऐसे कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन ही आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है, 3 यहां 3 यहां, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर ये कार्बोकेटायन, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द अल्फा कार्बन, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। वैसे रेडिकल
ठीक है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट और ये अल्फा है, अल्फा वाले पे 2 है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब तक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट नोट दिस डाउन,